ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज क्लास है आपका, हम लोग चलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। जैसे एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से हमारा सबसे बड़ा आंख, हमारे खुद के चलता फिरता ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारे लिए? आंख। ऐसे ही एक और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो हम बाहरी दुनिया में बना रखे हैं, जिसको आप सब जानते होंगे, स्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ऐसा सब नाम सुन रखा होगा ना, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सुना है सारे नाम। तो उसी में स्कोप अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं कि क्या होता है स्कोप, उसके लिए जो सबसे बढ़िया चीज डिफाइन है, सबसे पहले बेसिक जो यूनिट हो सकती है, उस यूनिट का नाम है विजुअल एंगल, दर्शन कोण। तो सबसे पहला चीज है इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की दुनिया में, टॉपिक का नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक यंत्र। उसमें सबसे पहले जो आपको जाननी हेडिंग है जरूरी, सबसे जरूरी, वो है विजुअल। अच्छा, विजुअल का मतलब दिखाई देना, ऑडिबल का मतलब सुनाई देना, कहते हैं ना ऑडियो वीडियो, वीडियो से क्या बना है? विजुअल, जो विजिट कर सके। तो विजुअल एंगल, दर्शन कोण, ठीक है। अब ये क्या चीज है, ध्यान से देखो, हम लोग इसकी मदद क्यों लेते हैं, क्या जरूरत पड़ी इसकी? अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर है, अब आपको मेजर करना है ना, कि उसको इमेज वगैरह बनाना है, आपसे काफी ज्यादा दूर है, तो आप लोग उसकी मैग्नीफाइंग पावर वगैरह बताना हो तो आप डिस्टेंस के बेसिस पे नहीं बता सकते। अरे भाई, कोई सन का इमेज देखना हो तो है कि नहीं है, तो हम उसके लिए जो डिवाइस के साथ हम देखते हैं, तो उसके लिए डिस्टेंस वगैरह नहीं जाते हैं कि डिस्टेंस में डील करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट बहुत पास हो और बहुत छोटा हो, या ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो और बहुत बड़ा हो, तब हम डिस्टेंस से मैग्निफिकेशन बताते नहीं हैं, तब हम बताते हैं एंगल से, कोण से। कब, किस में? अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो और पास में भी हो, और दूसरा भाई इतना पास है, लगभग एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है ना, और 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर तुम्हारी आंखों के पास में रखा है, लेंस के एकदम जस्ट पास में, तो मैग्निफिकेशन बताना डिस्टेंस के बेसिस पर पॉसिबल नहीं हो पाता है। तब हम किसके बेसिस पर बताते हैं? एंगल के बेसिस पर। और फिर हम ऑब्जेक्ट और इमेज का एंगल देखते हैं कि आंख पर कितना एंगल बना रहा है, और उस चीज को कहा जाता है विजुअल एंगल। तो विजुअल एंगल कितने होंगे भाई? जैसे आपके पास मैग्निफिकेशन बताते थे, सबको मैग्निफिकेशन आता है ना, m = v/u I/o, याद है? ऐसा तो जैसे v होता था इमेज के लिए, u होता था ऑब्जेक्ट के लिए, वस्तु के लिए, वैसे ही एंगल भी 2 होंगे या 1 होगा? 2 एंगल होगा नहीं होगा? तो विजुअल एंगल में आपके पास आता है अल्फा और बीटा। पहले कौन आया? अल्फा। तो अल्फा हो जाएगा ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल, वस्तु का। बीटा हो जाएगा, बीटा किसका हो जाएगा? प्रतिबिंब का, इमेज का विजुअल एंगल। किसे कहते हैं विजुअल एंगल? ऑब्जेक्ट से या इमेज से आंख पर जो बनता है एंगल, उसे बोला जाता है विजुअल एंगल। जिस एंगल से कोई चीज हमें दिखाई देती है। आप दूर से, खूब दूर से किसी इमारत को देखिए तो आपकी आंखों पर बहुत छोटा कोण बनाएगी। खूब दूर से किसी इमारत को देखिए, बिल्डिंग को देखो, तो वो बिल्डिंग आप दूर से देखते नहीं हो, तो आपको जो पेड़ है या घर है इतने छोटे छोटे दिखाई देते हैं, खूब दूर से देखो। लेकिन जब आप उसके पास पहुंच जाओ तो धीरे धीरे एंगल, विजुअल एंगल। तो आपको अगर ये बोर्ड बहुत दूर से देखोगे तो आपको बहुत छोटा सा बोर्ड दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे पास आओगे ये बोर्ड बड़ा होता जाएगा। क्या बड़ा होता जाएगा? इसमें बोर्ड नहीं बड़ा हुआ, बड़ा होने वाला चीज है विजुअल एंगल, जो आपकी आंखों पर एंगल बन रहा है। विजुअल एंगल समझ में आया? वस्तु से, प्रतिबिंब से आंख पर बनने वाले कोण को कौन सा कोण कहते हैं? दर्शन कोण कहते हैं। विजुअल एंगल इज द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट और इमेज। क्लियर हो गया सबको? किस लेटर से लिखा जाता है? अल्फा या अल्फा और बीटा से। अल्फा है वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण, ऑब्जेक्ट द्वारा, और बीटा है प्रतिबिंब द्वारा। विजुअल एंगल क्लियर हुआ? अब बात आती है, सर हमने भी जान लिया, यू जान लिया, हमने जब भी और यू जाना तो हमने एम जाना था, मैग्निफिकेशन। अब आज हमने क्या जाना? अल्फा और बीटा। तो अब हमें फिर से मैग्निफिकेशन बताइए। तो अब यहां मैग्निफिकेशन आवर्धन नहीं बताते, बल्कि आवर्धन क्षमता बताते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। क्या टॉपिक है अगला? मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता बताया जाता है, मैग्नीफाइंग पावर। तो अगला टॉपिक है आवर्धन क्षमता। कोई फार्मूला बता सकता है बिना किसी दिक्कत के? कोई फार्मूला बता सकता है बिना किसी दिक्कत के? क्या फार्मूला बन सकता है? अल्फा पान बीटा या बीटा पान अल्फा? सोच के बताओ, अल्फा पान बीटा या बीटा पान अल्फा? सब लोग बताओ, अल्फा पान बीटा या बीटा पान अल्फा? क्या बीटा पान अल्फा? क्या जैसे मैग्निफिकेशन लिखा जाता था v/u, वैसे लिखा जाएगा बीटा पान अल्फा। और इसके लिए जो सिंबल यूज करा जाता है, जो सिंबल बनाया गया है, जैसे उसके लिए मैग्निफिकेशन के लिए स्मॉल एम लिखते हैं, छोटा एम,
इसके लिए लिखा जाता है कैपिटल एम। क्या चीज? कैपिटल एम। कैपिटल एम बराबर क्या लिखा जाएगा? बीटा अपॉन अल्फा। बीटा अपॉन अल्फा। बीटा कौन सा विजुअल एंगल है? बीटा बीटा कौन सा एंगल है? इमेज। तो बीटा लिखा जाता है विजुअल एंगल ऑफ इमेज। विजुअल एंगल ऑफ इमेज मेड बाई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक यंत्र द्वारा बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। और नीचे क्या है? अल्फा। अल्फा कौन सा विजुअल एंगल है? ऑब्जेक्ट का, वस्तु का। तो विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। पूरे यात्रा भर, जितनी देर आप इसको पढ़ेंगे, पूरी यात्रा भर यही फार्मूला चलेगा हमेशा, बीटा अपॉन अल्फा। इसमें क्या लिखा जाएगा? प्रकाशिक यंत्र द्वारा बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, है ना। अगर हिंदी में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? प्रकाशिक यंत्र द्वारा बने प्रतिबिंब से प्रतिबिंब का आंख पर बना दर्शन कोण। और नीचे क्या होगा? केवल। इसमें कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट है भाई, रियल होता है, तो इसमें आपको कोई जरूरत नहीं है क्या रखा जाएगा क्या नहीं रखा जाएगा। ये हो गया बीटा अपॉन अल्फा। यूनिट क्या आएगा कोई बताएगा? एंगल ऊपर एंगल नीचे। क्या रेडियन? रेडियन खत्म हो गया यूनिट। लेकिन इसके लिए यूनिट बताई जाती है और बताया जाता है कि इसकी तो यूनिट हम लोग लिखेंगे, जैसे मान लो मैग्निफिकेशन आया 2, 3, 5, 10 जो भी आया, तो उसके बगल हम लोग एक्स लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एक्स। जैसे मान लो स्कोप का कोई स्कोप लगाया और उसका मैग्निफिकेशन है 2x, 3x, 4x, 8x, 16x, तो वो हो जाता है एक्स के कितने टाइम्स बढ़ा देगा। समझ रहे हो ना? गेमिंग में होता है 2x, तो वो जो भी ऑब्जेक्ट है उसको 2x पे दिखाता है, तो वो x लगाने का मतलब पता चला, वो मैग्नीफाइंग पावर है कि नहीं है? वो वीडियो 2x पे देखने का मतलब वीडियो बड़ी रफ्तार से चल रही है। कैमरा में जूम होता ना 5x, 10x, 100x जूम, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। यूनिट क्या लिखा जाएगा? आंसर कुछ भी आएगा बगल क्या लिख देंगे, लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, क्लियर हुआ सारे टॉपिक? विजुअल एंगल क्लियर? दर्शन कोण क्लियर हुआ? दर्शन कोण क्या चीज है? दर्शन कोण, दर्शन का मतलब दिखाई देना, जिस एंगल से हमें दिखाई देता है, जिस एंगल से हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। जी भाई हम इसको काफी दूर से देख रहे हैं तो एंगल बहुत छोटा होगा आंखों पर, और काफी पास से आएंगे तो एंगल काफी। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल वी डिफाइन टू एंगल्स व्हिच इज विजुअल अल्फा एंड बीटा। बीटा इमेज का विजुअल एंगल है और वो बनेगा किसके द्वारा? OI क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक उपकरण द्वारा आंख पर, वो लेंस हो सकता है, मिरर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रकाशिक उपकरण द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। एकदम आसान था। m इज इक्वल टू फार्मूला लिखा बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, तो अब बात आती है हमारे कि सर वो प्रकाशिक उपकरण है कौन कौन से हो सकते हैं बताइए जरा। एक माइक्रोस्कोप और दूसरा टेलीस्कोप, यानी एक सूक्ष्मदर्शी और एक दूरदर्शी। और दूरदर्शी जानने से पहले, सूक्ष्मदर्शी जानने से पहले एक और सबसे आसान है जिसे बोलते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी, सबसे आसान सिंपल माइक्रोस्कोप। तुम लोगों ने कभी वो ज्योमेट्री वाला लेंस देखा, एक हाथ वाला मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं, वही क्या है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी। तो टॉपिक लिखते हैं हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। उससे पहले सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप, हेडिंग पड़ेगी माइक्रोस्कोप, हेडिंग पड़ेगी माइक्रोस्कोप। बाकी फार्मूला सबको याद रखना है। माइक्रोस्कोप देखो, माइक्रोस्कोप, माइक्रो का मतलब वही 10⁻⁻⁶ वाला 10⁻⁻⁶। ऐसा स्कोप जो बहुत ही छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम आए, ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत ही छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के काम आए, और उसकी वजह से हम लोग बड़ा विजुअल एंगल आंखों पर बना लेते हैं और अच्छी इमेज दिखाई देती है छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट की। कभी कभी आपने वो पढ़ा होगा एक हैंड ग्लास से वो चश्मा हटा करके, है ना, ऐसा पढ़ा होगा, अक्षर बड़े बड़े नजर आए होंगे, कभी नोटिस किया ये बड़े बड़े अक्षर नजर आते हैं ना, वो वाला तुमने कई बार किया होगा भाई, हाँ किया है कि नहीं? वो तो अक्षर बड़े बड़े नजर आते हैं, उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपने क्या लगा रखा है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो बड़ा एंगल दिखाई दे, आंखों पर बड़ा एंगल बनता है तो आपको इमेज बड़ी दिखती है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया। और उससे भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए, एक और बैठा हुआ है जिसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नाम से जाना जाता है, जो हाथों में बैक्टीरिया है ना, क्या चीजें हैं,
डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग वगैरह कुछ भी देखना होता है कि नहीं है, लैब वाला बायोलॉजी के लैब में होता है, तो उसे क्या कहते हैं, सिंपल प्रैक्टिकल की बुक में बना होता है, प्रैक्टिकल की कॉपी में माइक्रोस्कोप वगैरह बना होता है, तो वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो दो माइक्रोस्कोप हैं, किस काम आते हैं, बड़े ऑब्जेक्ट के लिए, छोटे ऑब्जेक्ट के लिए। इट इज यूज, ये ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी वजह से हम बहुत छोटे और बहुत छोटे वस्तुओं को देखने का काम करते हैं। तो इट इज यूज टू, किसके लिए काम आता है, इट इज यूज टू सी स्मॉल, छोटे या बहुत छोटे, टू स्मॉल, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स। बात समझ में आई? ये कब इस्तेमाल करा जाता है, छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखना हो या फिर बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखना हो, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? अब इसकी आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर के लिए फार्मूला क्या होगा, उसके लिए मैग्नीफाइंग पावर फार्मूला देख लेते हैं। m इक्वल्स टू, तो सबको पता है ऊपर क्या आएगा, बीटा, और नीचे क्या आएगा, अल्फा। अरे ऊपर तो क्या आएगा, बीटा ही तो होता है, और नीचे क्या होता है, अल्फा। तो ऊपर बीटा लिखूंगा तो मैं लिखूंगा विजुअल एंगल, दर्शन कोण, विजुअल एंगल मेड बाय इमेज या ऑब्जेक्ट, मेड बाय इमेज, है ना, विजुअल एंगल मेड बाय इमेज। और इमेज किससे बनी होती है, फॉर्म्ड बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि किसी इमेज फॉर्म्ड बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक यंत्र। अरे माइक्रोस्कोप बेटा, किसके द्वारा, माइक्रोस्कोप द्वारा बनी हुई जो इमेज है उसका जो विजुअल एंगल है, अपॉन में क्या होगा, किसका दर्शन कोण आएगा, अल्फा। अल्फा किसका होता है, ऑब्जेक्ट का, किसका होता है, ऑब्जेक्ट का। तो विजुअल एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। आप कहेंगे सर फार्मूला सेम ही तो है जो पिछली बार पढ़ाया था, वही तो रिपीट हुआ, कुछ अलग है क्या, बीटा अपॉन अल्फा। लेकिन आप क्या पढ़ने चल रहे हो, माइक्रोस्कोप। क्या चीज है, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट आप बहुत दूर रख के देखना चाहोगे, स्टडी करना चाहोगे, बहुत पास रख कर, काफी पास रखे ना, कम से कम कितना पास, 25 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि क्या यही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो हम ये कोशिश करेंगे किसी को भी रख के पढ़ना हो, देखना हो, जानना हो, तो हम उसको जानबूझ के कहां पर रख लें। अगर क्लोज अपीयरेंस की बात करी जाएगी तो क्या 25 सेंटीमीटर। तो विजुअल एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट कब, व्हेन इट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, जब कितनी दूरी पर रखा हो, 25 सेंटीमीटर पे। ये बहुत बड़ी चीज है जो तुम्हें समझना है, ऑलवेज एंड ऑलवेज। अल्फा माइक्रोस्कोप में तब डिफाइन करा जाएगा जब कहां पर रखा हो, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो, 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट क्या लिखा जाएगा ब्रैकेट में, व्हेन इट इज प्लेस्ड एट, कितनी दूरी पर रखा हो, प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, जब यह आंख से कितनी दूरी पर रखा हो, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हो। यानी इस माइक्रोस्कोप में अल्फा के लिए अगर बात करी जाए तो एक डायग्राम जिंदगी भर बनाओगे तुम लोग। सर ये हो गई डिस्टेंस, ये रखा है ऑब्जेक्ट ना, क्या रखा है ये ऑब्जेक्ट, और यहां है आपकी आंख जो आप देखने चल रहे हो इस ऑब्जेक्ट को। तो ये जो एंगल है ये अल्फा कब होगा, ये अल्फा तो तब होगा जब ये कितना हो, 25, यानी ये डी हो। क्या समझ में आया, अल्फा हमेशा यही होगा आंख के लिए। और ये क्या है आपका, ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये होगा ऑब्जेक्ट जिसको आपने वस्तु का नाम दिया अल्फा। हम तब कहेंगे जब कहां पर रखा हो, आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हो गया हो, है ना, तब हम उसको अल्फा डिफाइन करते हैं। अल्फा समझ में आया। अल्फा के लिए कॉन्सेप्ट है, बीटा तो बाद में बनेगा ही बनेगा। बीटा क्या है, इमेज मेड बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो प्रकाशिक यंत्र इमेज बनाएगा उससे जो आंख पर दर्शन कोण बनेगा उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे बीटा कह दिया। बीटा के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सवाल किसके लिए आया, केवल अल्फा के लिए। तो ये डायग्राम जब जब माइक्रोस्कोप रहेगा, हर माइक्रोस्कोप के केस में ये डायग्राम आपके दिमाग में छपा होना चाहिए, अलग बना होना चाहिए। जब भी बात आए, चाहे वो सिंपल की बात आए, चाहे वो कंपाउंड की बात आए, ये कहीं साइड में अलग बना देना, ताकि तुम्हारा सवाल और डेरिवेशन न्यूमेरिकल कुछ भी हो गलत ना हो। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए तो अब हम लेकर के चलते हैं आपको सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, है ना। बाकी एवरीथिंग इज क्लियर, किसी को कोई दिक्कत। फार्मूला वही है, m = ऊपर क्या लिखा है बीटा, नीचे क्या लिखा है अल्फा, लेकिन फार्मूला चेंज थोड़ा सा हुआ। अल्फा को डिफाइन करने के लिए क्या लिखा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर। ये है वो चीज जो आपको
आगे बनाएगी। ये कोई भी माइक्रोस्कोप ले आ, सबके लिए यही फार्मूला लगेगा, चाहे सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, टॉपिक का नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप। कैसा माइक्रोस्कोप? सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी जिसे कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी एक ज्योमेट्री वाला सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, जो हमारे ज्योमेट्री वगैरह में हमें मिलता था। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में एक लेंस होता है या दो लेंस बेटा? सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस होता है, दो लेंस होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप में वो ज्योमेट्री वाला लेंस तूने कभी देखा ही नहीं है बेटा, है ना? कितना लेंस होता है? एक ही लेंस होता है ना, केवल एक लेंस होता है, ठीक है ना? तो मान लेते हैं अल्फा तो सबको क्लियर है, क्या कहते हो यार? अल्फा क्लियर है क्या? अल्फा क्लियर है ना? तो अल्फा के लिए मैं सब सारा सिस्टम हटा करके आपके लिए बना रहा हूं दूसरा अलग। बाकी फार्मूला सबको याद होना चाहिए। कोई भी माइक्रोस्कोप होगा फार्मूला यही होगा, हमेशा याद रखना। प्रकाशिक यंत्र द्वारा बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, जब ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा होता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की खास बात क्या लिखोगे? बताओ, ये छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के काम आता है या बहुत छोटे? सिंपल माइक्रो सिंपल एक हाथ सिंपल छोटे ऑब्जेक्ट को देखने काम आता है, बहुत छोटे? छोटे ऑब्जेक्ट को देखने। क्या किताबों को पढ़ने के काम यही आता है? किताबों को पढ़ने के काम कौन आता है? यही तो आता है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप ही तो आता है। तो अगर ऐसा है तो हमने काम किया, सबसे पहले अल्फा वाला मैं बना देता हूं। टॉपिक का नाम क्या है, किसी को याद है? सिंपल माइक्रोस्कोप। ये देख लो, मैं तो सिंपल माइक्रोस्कोप जैसे मुझे लिखा माइक्रोस्कोप, मैंने एक काम ये वाला कर दिया जो सबको आता है। ये क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आंख, ये इस एंगल का नाम बताओ, इस एंगल का नाम। कब अल्फा? जब यू कितना हो? 25 सेंटीमीटर हो। क्या जब यू बराबर डी के हो तभी तो वो अल्फा होगा, नॉर्मल आई, है कि नहीं है? लेकिन आपने क्या कर दिया, लेंस ले आए और लेंस लगा के देखा। तो जो आप इमेज देखते हो, क्या वो लेंस वाला, जैसे मिरर में छठवां केस में इमेज बड़ी बनती है और सीधी बनती है, छठवें केस में मिरर में, कॉनकेव मिरर में, वैसे लेंस वाले आखिरी केस में भी क्या होता है, सेम होता है कि नहीं होता है? तो अगर मान लो यहां पर ये आंख है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहां पर ये आंख है और आप इसको देख रहे हो तो ये आपको छोटी दिखाई दे रही है। और अगर बीच में कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ले आया गया तो, है कि नहीं, तो हो सकता है मैग्निफिकेशन बढ़ जाए। तो हम लोग लेकर आते हैं कोई लेंस जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप का है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस है। और हमने ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को यहां रखा। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये है आपका F1। क्लियर है ना सबको? बाकी कोई लेना देना नहीं है आपको। ऐसे जो रे जाएगी उसका क्या होगा? अरे जो रे ऐसे जा रही है तो कहां से जाएगी? F2 से जाएगी ना। तो कहां से निकल गई? F2 से चली गई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधे चली जाएगी। आपको दोनों का नेचर देखने पे कैसा लग रहा है? हाँ, देखने के बाद कैसा लग रहा है? ये आगे कहीं मिल सकती हैं? बताइए, कहीं आगे मिल सकती हैं? नहीं ना, आगे मिलने का कोई चांस नहीं है। आगे मिलने का कोई चांस नहीं है तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब पीछे मिला, पीछे मिल सकता है नहीं मिल सकता? ये ठीक है, तो पीछे क्या? पीछे नहीं, लेंस के सामने बोला जाएगा इसको, मिरर में पीछे बोलते हैं, बिहाइंड द मिरर। इसमें तो होगा इन द फ्रंट ऑफ लेंस, इसमें तो लेंस के सामने ही है कि नहीं है? अब जरा ध्यान से देखो, अगर जो यहां बैठा है, जो इसको देखने की कोशिश कर रहा था, क्या उसको अब ये थोड़ी नजर आएगा? अब तो उसको ये नजर आएगा ना, है कि नहीं है? अब ध्यान से देखो, अगर अच्छे से ऑब्जर्व करो तो अभी तक ये नजर आ रहा था, लेंस नहीं था तो ये देख रहा था, ये लेंस लगा दिया तो क्या ये नजर आया, है कि नहीं है? तो यहां आंख पर क्या अब ये एंगल इमेज वाला अल्फा या बीटा? ये वाला अल्फा या बीटा? तो ये एंगल जो बना आंख पर जाकर के, ये क्या बना? बीटा। इतना बड़ा एंगल आपकी आंखों पर बन रहा है बीटा। क्या ध्यान से देखो तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या भी लिखा जाएगा, क्योंकि यही है डिस्टेंस ऑफ इमेज। अरे यही तो है ना डिस्टेंस ऑफ इमेज। और ये हो गया आपका आंख के सामने है। अब आंख के सामने है, ऑब्जेक्ट के भी सामने है और आंख के सामने भी है, दोनों के बीच में है। तो ऑब्जेक्टिव बोलो, आई पीस बोलो, कुछ भी बोल लो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास में भी है और आई के पास में भी है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे एक चीज क्लियर है, भी क्लियर है सबको? ये डिस्टेंस, ये चीज क्या है बेटा?
हाइट ऑफ इमेज, ये क्या चीज है? हाइट ऑफ इमेज। बाकी बीटा आप सबको क्लियर ही है, ये है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंस से बात कर रहा हूं, आंख से बात नहीं कर रहा हूं। कहां से बात हो रही है? लेंस से। तो मैंने लिखा ये सारी चीजें करने के बाद अब ऊपर वाले ट्रायंगल, ऊपर वाला देखो और नीचे वाला देखो, दोनों दो ट्रायंगल हैं और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहे हैं। ऊपर वाले में लगाओ tan अल्फा, लगाओ tan अल्फा, ऊपर वाले में tan अल्फा लगाओ, क्या लिखा जाएगा? tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ, अरे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलो उसको, HO अपॉन, सही लिखा है HO अपॉन, नीचे वाले ट्रायंगल में tan बीटा लगाओ, tan बीटा HI अपॉन, सही होगा? सोच लो। हाँ, H क्या हुआ? HO अपॉन D, वो सही है कि नहीं है? यहां ध्यान से देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या U होगा? होगा कि नहीं होगा? यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? U, और U किसके लिए है? इस HO के लिए है। आप क्या समझ सकते हो? ध्यान से देखो, क्या मैं इसको HO अपॉन U लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? बीटा को है जरूर HI अपॉन V, वो भी सही बात कह रहे हो, लेकिन क्या मेरा बीटा इसमें अप्लाई होगा कि नहीं होगा? HO अपॉन U लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा tan बीटा इक्वल्स टू HO अपॉन U, सही है। अब ध्यान से अगर देखो तो ये अल्फा और बीटा, ऑब्जेक्ट बहुत बड़े हैं या बहुत छोटे? ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटे हैं तो अल्फा बीटा भी बहुत छोटे होंगे। तो अल्फा एंड बीटा आर टू स्मॉल, बहुत छोटे एंगल हैं, टू स्मॉल एंगल्स। तो क्या tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, एंड tan बीटा इज इक्वल टू बीटा। अल्फा इज इक्वल टू HO अपॉन D, बीटा इज इक्वल टू HO अपॉन U। फार्मूला क्या होता है मैग्नीफाइंग पावर का? M इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। अरे यही तो होता है। बीटा कितना है बेटा? HO अपॉन U डिवाइडेड बाई अल्फा कितना है? HO अपॉन D। क्या आपको नहीं लग रहा है HO से HO कट गया, कितना आया? D अपॉन U। तो मैग्नीफाइंग पावर आई D अपॉन U आई, ये आया मैग्नीफाइंग पावर। अच्छा U ध्यान से देखो, D क्या है सबको पता है? 25 सेंटीमीटर। अरे D कितना है? 25 सेंटीमीटर। और U क्या है? लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, D अपॉन U। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैं ये जो फाइनल इमेज है इसको दो जगह के बीच में रख सकता हूं। एक, ये फाइनल इमेज 25 पर बन जाए तो मुझे बहुत अच्छे से दिखेगी, है कि नहीं है? और दूसरा, सबसे दूर कहां पर बना सकता हूं? इनफाइनाइट पर। अगर मुझे इन्फिनिटी वाली क्लियर दिख रही है और 25 वाली क्लियर दिख रही है तो क्या उसके बीच का सारा क्लियर दिखेगा नहीं दिखेगा? चाहे जहां बन जाए। तो मैं केवल दो केस करूंगा, कौन कौन सा? फाइनल इमेज कहां पर बनवा लूं? कहां पर बनवा लूं? 25 सेंटीमीटर पे। और दूसरा फाइनल इमेज कहां बनवा लूं? इन्फिनिटी पर। तो दो तरीका है मुझे फाइनल V, जो यहां का जो V आया इसके बेसिस पर मैं यहां पर बता सकता हूं कि मैं कैसे कैसे कर सकता हूं। तो केस 1, अभी उतारना मत कुछ, देख ले पहले। केस 1 क्या, कितने केस हो सकते हैं? जितने भी डिवाइस पढ़ाऊंगा सब में दो दो केस कराऊंगा। सबसे फाइनल इमेज कहां पर बनवाऊंगा? एक जानबूझ के तो 25 पर और दूसरा जानबूझ के। तो अगर दोनों का क्लियर दिख रहा है तो बीच का तो सब दिखेगा ही, इसलिए केवल दो ही करवाए जाते हैं। तो सबसे पहला केस 1, केस 1 क्या है? कहां पर जब फाइनल इमेज कहां पर बन रही हो? V इज इक्वल टू 25 का मतलब वही D, V इज इक्वल टू कितना? D। अच्छा, प्लस D या माइनस D? प्लस D या माइनस D? माइनस D। और इस लेंस से हो गया V इज इक्वल टू माइनस D। क्लियर है सबको ना? अरे सही है। V इज इक्वल टू कितना लिखूंगा? माइनस D। और F तो तुम्हारे पास है, इसमें लेंस फार्मूला लगाओगे तो 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। सही फार्मूला यूज किया गया है क्या? लेंस मेकर का सही फार्मूला यूज किया गया है क्या? हाँ, सही किया गया है। F की वैल्यू क्या होगी? F तो यही होगा जो आपने ले रखा है, आई पीस बोलो, ऑब्जेक्टिव बोलो। चलो मान लेता हूं कि ये आई पीस है क्योंकि आंख की तरफ है, तो मैंने इसका नाम रख दिया E। क्या नाम रख दिया? और मैंने सेंटर को भी केवल E कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं लिख दूं VE और इसको UE कर दिया तो फिलहाल M इक्वल टू फार्मूला है D अपॉन U, और U है UE असल में, ठीक है। तो F की जगह पर करूंगा 1/FE VE और UE। 1/FE FE ही है, VE कितना कर दिया आपने? हाँ, कितना कर दिया? 25 सेंटीमीटर ना, मतलब D या माइनस D? माइनस D।
इक्वल टू माइनस यू, यू यू ई या माइनस यू ई, यू यू ई की माइनस यू ई, क्या यू होगा माइनस यू ई, तो माइनस यू ई, क्लियर है सबको। तो ध्यान से देखो, मुझे केवल यू की वैल्यू ही चाहिए, है कि नहीं है, 1/u लिखा है नहीं लिखा है, मुझे वही u की वैल्यू चाहिए, u की वैल्यू चाहिए तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1/u e इक्वल टू क्या लिखा जाएगा 1/fe प्लस 1/d, मतलब आपका लिखा जाएगा d प्लस fe अपॉन क्या dfe, यही तो आएगा 1/u e की वैल्यू, d प्लस fe अपॉन, सही लिखा गया है। चलो d अपॉन, जहां 1/u है वहां क्या लिख सकता हूं मैं, u लिखो या ue, क्योंकि ये ue यही वाला था, है ना, जहां 1/ue है वहां मैं क्या लिख सकता हूं d प्लस fe अपॉन dfe, जहां 1/ue है वहां क्या मैं वो लिख सकता हूं, तो मेरे पास अगला टॉपिक आ रहा है, अगला चीज d इंटू 1/ue, जो कि इंप्लाइज करेगा d इंटू 1/ue की जगह पर 1/ue की जगह पर d प्लस fe अपॉन dfe, क्या d से d चला गया, गया कि नहीं गया, तो ध्यान से देखो m इक्वल टू आया कितना, m इक्वल टू कितना आ रहा है d प्लस fe अपॉन fe, यानी d अपॉन fe प्लस fe अपॉन fe, क्या आपको नहीं दिख रहा है कि फार्मूला आ रहा है आपके पास, एकदम शानदार फार्मूला, कौन सा आ रहा है, m इज इक्वल टू 1 प्लस fe अपॉन d, ये फार्मूला आ गया fe अपॉन, कभी d ऊपर था कभी d नीचे हो गया, यह मैग्नीफाइंग पावर फार्मूला, और यही सामान्य आंख के लिए, यही माइक्रोस्कोप के लिए जनरल केस होता है, ये केस 1 भी नहीं है, ये क्या है जनरल केस, ये नोट कर लीजिए, अगला बताते हैं। तो बच्चों गलती कर गए ना सब लोग, जो गलती मैंने करवाई आप लोगों से, और वो गलती क्या है, अरे क्या गलती नजर आ रही है, क्या गलती यहां पर है d अपॉन fe, और वहां सबने क्या लिखवा दिया fe अपॉन d, और ऊपर नीचे कर दिया, और ये गलत है, यहाँ पर d अपॉन ue है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, वहां पर fe अपॉन d, अरे यहाँ देख क्या लिखा है d अपॉन fe, तो मुझे वहां क्या लिखना चाहिए d अपॉन fe, ये आया जनरल केस फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप, और जनरल केस कब काउंट करा जाएगा, कब काउंट करा जाएगा जनरल केस, जब फाइनल इमेज कहां पर बने हो 25 सेंटीमीटर के आसपास जिसकी न्यूनतम दूरी पर बने हो, न्यूमेरिकल लगाते समय जब सवाल लगाने को आएगा तो कहेगा सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करो, फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, उसमें ये नहीं बोलेगा कि फाइनल इमेज कहां बनवानी है, अगर वो ना बोले तो अपने तरफ से क्या मान लो, कौन सा पूछा है जनरल केस, अपने तरफ से मान लेना, ये इन द अब्सेंस ऑफ द केस, अगर केस ना गिवन हो तो अपने तरफ से क्या मान लेना, अगर माइक्रोस्कोप होगा तो फाइनल इमेज कितने पर बनवा लेना 25 पर, और सीधे आंसर दे देना, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें फार्मूला याद रहता है m इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन fe, तो डायरेक्ट कर देना, ये कब आएगा जब कहां पर बनवा रहे हो 25 पर, दूसरा कहां बनवा सकते थे इंफिनिटी पर, तो इंफिनिटी पर बनवा सकते थे, तो केस 2 करा जाए अगर, तो देखते हैं केस 2 कैसा आता है, ध्यान से देखो केस 2, अच्छा केस 2 में आप पास का देखोगे या दूर का देखोगे, दूर का देखोगे, दूर देखने में आंख को आराम रहता है या कठिनाई होती है, दूर का देखना है भाई, और जितना पास लाते जाओगे, जो सिलेरी मसल से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सिकुड़ रही है, तो जितना पास लाओगे कि उतना ज्यादा फोकस करना पड़ता है कि नहीं है, यानी पास का देखने में मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और दूर का देखने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो अगर मुझे दूर का देखना है तो उसमें क्या आंखों को आराम मिलता है, थोड़ा बहुत होता है नहीं होता है, इसलिए इसे कहते हैं आराम नेत्र, कैसा नेत्र, आराम नेत्र, सर आराम नेत्र कैसे, तो उसे बोलते हैं रिलैक्स्ड आई, कैसी आई, फॉर रिलैक्स्ड आई, जिसे बोलते हैं श्रांत नेत्र, हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा विश्रांति काल, पढ़ा था, तो जैसे विश्रांति काल पढ़ा था वैसे आपके पास है श्रांति काल, सॉरी श्रांति काल, विश्रांति काल पढ़ा था शायद, आई थिंक, है कि नहीं है, तो यह है श्रांत नेत्र के लिए, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने बेटा, माइनस इंफिनिटी पर बने, तो उसे कहते हैं रिलैक्स्ड आई। अब मैं लिखूंगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, e फाइनल इमेज कहां बनवाया, तो ध्यान देखो 1/fe इक्वल टू 1/- इंफिनिटी माइनस 1/-ue, अरे यही तो लिखा जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा 0,
तो 1 अपान एफ ई, आई मीन माइनस माइनस प्लस 1 अपान यू ई, कितना आएगा 1 अपान एफ ई के इक्वल आएगा। और ओवरऑल अगर आप देखो तो 1 अपान यू ई जहां लिखा है वहां मैं क्या लिख सकता हूं, मतलब यू ई के सामने क्या लिखा है एफ ई, तो मैं यू ई के सामने क्या लिख दूं एफ ई, तो m इज इक्वल टू इस केस में आया d अपान एफ ई। कौन पहले ज्यादा आया, पहला वाला या 25 वाला जनरल केस या रिलैक्स आई, कौन ज्यादा है, कौन वाला ज्यादा है, क्या 25 वाला ज्यादा है, क्या 25 वाले में एक ज्यादा आ रहा है, और वो एक ज्यादा ये बता भी रहा है कि हाँ जब आप क्लोज में देखोगे तो आपको बहुत अच्छा दिखेगा, समझे, जब आप क्लोज में देखोगे तो आपको बहुत अच्छा दिखेगा, बहुत बढ़िया दिखेगा, इसलिए वो 25 सेंटीमीटर पे आपको सबसे अच्छा विजन दिखेगा, इसलिए 1 प्लस डी अपान एफ आ रहा है। फार्मूला पे ध्यान दे देना, अगर डी यहाँ ऊपर है तो सब में जगह पे डी यहाँ भी ऊपर है और यहाँ वाले में भी डी ऊपर ही रहेगा, कहीं ये नीचे नहीं जाने वाला है। क्लियर हो गया, कितने फार्मूले मिल गए, 3, m इक्वल्स टू डी अपान यू ई, m इक्वल्स टू 1 प्लस डी अपान एफ ई, और तीसरा m इक्वल्स टू डी अपान एफ ई। मेन ये है, यहीं से उन दोनों का जन्म होता है। और जन्म कैसे होता है, जब आप दो केस लेते हो, केस 1 और केस 2। केस 1 है जनरल केस, जब आप फाइनल इमेज जानबूझ के बनाते हो 25 पर, और केस 2 है जब आप जानबूझ के फाइनल इमेज बनाते हो इंफिनिटी पर। दो ही केस हैं, और अगर दोनों केसों में अच्छे से देख ले गए तो फिर देयर इज नो डाउट कि इनके बीच का भी मुझे सारा अच्छे से दिखाई देगा। क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये होता है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट जो कि यूज हुआ है। कल इसके आगे आपका आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दो लेंस लगा करके, ठीक है, वो हम लोग अगले टॉपिक में करते हैं। तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।